नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो के दौरान यदि किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे आप लोग पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल के मटेरियल यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो फिर चैनल को आप लोग शेयर भी करिए, और यदि किसी प्रकार का सुझाव है तो उसका आप दे सकते हैं रिकमेंड बॉक्स में। हम लोग उस पर उचित विचार करेंगे और उसके अनुसार संशोधन भी करने को तैयार हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी तक खनिज से संबंधित टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई पार्ट हमने अलग अलग धात्विक, अधात्विक, ईंधन से संबंधित पर डिस्कशन किया है। लेकिन ईंधन से संबंधित एक प्रमुख कंपोनेंट अभी अवेलेबल है, जिसका नाम है नेचुरल गैस और पाइपलाइन। तो हम लोग आज नेचुरल गैस और पाइपलाइन पर डिस्कशन करेंगे। तो देखने का प्रयास करते हैं कि नेचुरल गैस और पाइपलाइन से संबंधित कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए कि नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है, क्योंकि पेट्रोलियम में दोनों चीज़ें मिलती हैं, क्रूड ऑयल भी मिलता है और नेचुरल गैस भी मिलती है। तो क्रूड ऑयल को तो हमने देख लिया, अब क्या देखना हमें? नेचुरल गैस को देखना है कि नेचुरल गैस के मामले में जो स्टोरेज या भंडारण है किसका ज़्यादा है। तो रूस का भंडारण सबसे ज़्यादा है, ईरान का उससे कम है, तीसरे नंबर पर कतर आता है और चौथे नंबर पर यूएस आता है। जबकि प्रोडक्शन में यूएस देखिए पहले नंबर पर आ गया, रूस दूसरे नंबर पर आ गया और तीसरे नंबर पर कौन है? ईरान है। तो ठीक है, आप क्रम याद करिएगा। यूएस देखिए, चाहे वह क्रूड ऑयल था वहाँ पे भी प्रथम था, और नेचुरल गैस की बात आ गई तो यहाँ पे भी प्रथम है। रसिया वहाँ पर भी था, रसिया यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार आपको क्रम कभी कभी पूछा जाता है और आप आंसर देने में असहज महसूस करने लगते हैं। तो असहज ना होइए, आप एक बार, दो बार, तीन बार इन क्रम को पढ़िए। वैसे हम सभी रैंकिंग को एक साथ कंप्लीट फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम आयरन की भी रैंकिंग देख लेंगे, तांबे की, कापर की, जितने मतलब मिनरल्स हैं उसकी रैंकिंग देख लेंगे, फिर कृषि उत्पाद से संबंधित जो रैंकिंग उसको देख लेंगे, सब एक साथ देख लेंगे। यानी दो तीन पार्ट में उसको हम करके सारी रैंकिंग देख लेंगे, भारत की भी रैंकिंग देख लेंगे और विश्व की भी रैंकिंग देख लेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि एक छोटा सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मिनरल्स, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अगर होगा तो हम लोग पर्यावरण पर डिस्कशन कर लेंगे। तो फिर जैसा रहेगा, मान लेते हैं कोई एग्जाम है तो एग्जाम के आसपास में कुछ ऐसे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो यहाँ पर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला बिंदु है प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन। सेम ONGC कौन करता है? ONGC और OIL, ऑयल। यानी जो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल का करेगा वही किसका भी करता है? नेचुरल गैस का भी करता है। ठीक है, सेम फील्ड से दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी वहीं से क्रूड ऑयल भी मिलता है, वहीं से नेचुरल गैस भी मिलती है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि किसी भी क्षेत्र से पहले हम नेचुरल गैस को निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं? क्रूड ऑयल निकालते हैं, क्योंकि जब तक नेचुरल गैस निकलेगी नहीं तब तक हम क्रूड ऑयल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि उसका शोधन और वितरण, यानी जो नेचुरल गैस है उसका शोधन, ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? यहां पर है गेल। कौन है? गेल। ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले टॉपिक में जो क्रूड ऑयल था उसमें हमने कहा था कि इसका ट्रीटमेंट यानी रिफाइन करने के लिए 24 रिफाइनरियां इस्टेब्लिश की गई हैं, जिसमें से 3 प्राइवेट सेक्टर की हैं और 21 पब्लिक सेक्टर की हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो सेम कंपनी करती है जैसे वहाँ पर करती थी ONGC और ऑयल, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन एक प्रकार से हम कहें कि उसका ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन नहीं बल्कि क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली एक कंपनी है, उसका नाम है गेल। क्या नाम है? गेल, जिसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। यही पूरे रिफाइन या हम कह सकते हैं उसका शोधन करती है और साथ में वितरण करती है। यहां पर हाँ ठीक, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में जिसकी स्थापना की गई थी, इसकी बात हो रही है।
आगे हम बढ़ते हैं, कंजम्पशन की बात करें कि हम इस नेचुरल गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पे कितना कितना करते हैं। भाई नेचुरल गैस तो हो ही रही है, नेचुरल गैस का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऐसे नेचुरल गैस का प्रयोग तो बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक संयंत्र में। जैसे मान लेते हैं कहीं पर यूरिया बन रहा है, कहीं पर डाई बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, बहुत सारे उर्वरक बनाए जाते हैं। तो उर्वरक बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर नेचुरल गैस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? उर्वरक संयंत्रों में किया जाता है। उसके बाद कहाँ किया जाता है? ऊर्जा के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ऊर्जा के रूप में, यानी इससे हम लोग विद्युत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत का प्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है प्रोडक्शन बाई, यानी किसके द्वारा इसका कितना प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल में देखे थे कि 70% प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा, और लगभग 30% का प्रोडक्शन किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। उसी प्रकार नेचुरल गैस में प्रोडक्शन सार्वजनिक क्षेत्र का कितना है? 78.91, अर्थात करीब करीब 79% है, और निजी सेक्टर का कितना है? 21.09% है। देखिए आप अभी कहेंगे कि सर इसके पीछे वाले पार्ट में एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है लेकिन इसका शोधन और वितरण गेल द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं प्रोडक्शन सार्वजनिक क्षेत्र भी करता है और निजी क्षेत्र भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पर गेल एक नोडल एजेंसी के रूप में बना दी गई है। इसी गेल की देख रेख में ही कुछ प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं, लेकिन पूरा गाइडलाइन गेल का ही होगा। तो इसका सेंस ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारा ट्रीटमेंट, सारा शोधन, सारा वितरण गेल ही करता है। बस गेल उनको सुपरवाइज करता है, उनको गाइडलाइन प्रदान करता है, सुपरविजन करता है, और उन्हीं की देखरेख में लगभग 80% कंट्रीब्यूशन सरकारी इंडस्ट्रीज करती हैं, तो 20% के आसपास प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। यहाँ पर कह रहा है शीर्ष उत्पादन क्षेत्र, कहाँ पर किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? तो जो ऑफशोर एरिया है, ऑफशोर एरिया में नेचुरल गैस ज़्यादा पाई जाती है। वैसे क्रूड ऑयल के मामले में आप देख रहे थे ऑफशोर एरिया का कंट्रीब्यूशन था मात्र लगभग 51% था, लेकिन यहां पर कह रहा है नेचुरल गैस के मामले में ऑफशोर एरिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? 70.17%, यानी गैस ज़्यादातर मात्रा में ऑफशोर एरिया में ही पाई जाती है, बहुत लिमिटेड मात्रा में मेनलैंड पर पाई जाती है। दूसरा नंबर किसका आता है? असम का आता है। किसका आता है? असम का। और तीसरा कौन है? गुजरात। क्योंकि हम पिछले वाले ही टॉपिक में देख लिए थे कि जो क्रूड ऑयल है इसका भंडार अगर देखें तो किसका है? गुजरात का है। लेकिन हमने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल गैस का भंडार भी गुजरात में ही होगा, और यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि नेचुरल गैस का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में है, मेनलैंड पर देखें तो। और वैसे पूरे भारत में देखें कौन सा क्षेत्र है? तो ऑफशोर एरिया है। कौन सा एरिया है? ऑफशोर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस पाई जाती है। और ऑफशोर में भी अगर पूछे कौन सा है तो मुंबई हाई। ध्यान रखिएगा, बिना किसी डाउट की मुंबई हाई की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार और उत्पादन का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस से संबंधित कुछ पाइपलाइन हैं, क्योंकि इनको हम पाइप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका खर्च काफ़ी कम आता है, और सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी उचित माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ पाइपलाइन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। अच्छा, उसके पहले कुछ पॉइंट पहले उसको देख लेते हैं। तो देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो भंडार है, अगर बात करें कि सबसे बड़ा भंडार कौन सा है, किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो वह कौन है? किसड़ा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में अनुमानित है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंफर्म नहीं, अगर किसी ने यह कयास लगाया या अनुमान लगाया या शोध किया या रिसर्च किया, तो मतलब कहीं न कहीं तो कुछ सत्यता तो होगी ही होगी। तो आप कह सकते हैं जो D6 ब्लॉक है किसड़ा गोदावरी बेसिन में, वह सबसे ज़्यादा
पेट्रोलियम या हम यूं कहें नेचुरल गैस का भंडार क्षेत्र है। एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, यानी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वैसे राज्य में तो असम है, क्षेत्र में कौन सा है, D6। और अगर मेनलैंड और ऑफशोर में बात करें तो किसका है, ऑफशोर का है। तो देखिए, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न का आंसर आसान है, अन्यथा इन्हीं पॉइंटों को इतने प्रश्न के माध्यम से पूछा जा सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे और कुछ डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर भी लिया है। तो क्वेश्चन के जो भी रहेंगे फॉर्म, उसको हम लोग इस टॉपिक के बाद कंप्लीट करेंगे यानी जो फ्यूल हमारा चल रहा है इसके बाद। यहाँ पर कह रहा है देश में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। तो चाहे नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल, दोनों के मामले में मुंबई हाई नंबर 1 पर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पर उत्पादन का हो गया, फिर नेचुरल गैस एंड पाइपलाइन हो गया। फिर एक गैस और है जिसका नाम है क्लेथरेट। हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, गैस से संबंधित और भी बिंदु हैं जिसमें हम लोग सेल गैस है, टाइड गैस है, फिर हम उसमें CNG यानी यही नेचुरल गैस की बात करेंगे, LPG की बात करेंगे, फिर आप वहाँ पर LNG की बात करेंगे, लिक्विड नेचुरल गैस की बात करेंगे। वो सब टॉपिक हमारे अलग से होंगे जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ इसी से संबंधित हम बात कर रहे हैं कि जैसे नेचुरल गैस ट्रैप होती है जहाँ पर तेल के कुएं होते हैं, लेकिन ऐसा तेल का कुआं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है यानी पोलर रीजन में, वहाँ पर जो गैस होती है उसका नाम है क्लेथरेट। तो एक क्लेथरेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्लेथरेट कहाँ पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र में, यानी रीजन पोलर हो और मेनलैंड ना होकर के क्या है, ऑफशोर एरिया है। कहाँ पर है, ऑफशोर एरिया है। और उस ऑफशोर एरिया में भी 2 किलोमीटर की गहराई में, कितने किलोमीटर की गहराई में, 2 किलोमीटर की गहराई में बर्फ के बीच फंसे मेथेन गैस को, यानी मेथेन गैस भी एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यदि यही मेथेन 2 मीटर की गहराई पर बर्फ के बीच में ट्रैप हो जाए तो उसका नाम होता है क्लेथरेट। और ये संभावना कहाँ पे मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, पोलर पे। 2 किलोमीटर गहराई कहाँ मिलेगी, मेनलैंड की बजाय सागर में मिलेगी। तो बस उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इनके दोहन के लिए चेन्नई में गैस हाइड्रेटेड सेंटर की स्थापना की गई है। गैस हाइड्रेटेड सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, यानी इसके निष्कर्षण के लिए जो सेंटर बनाया गया वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में। अगले बिंदु की बात करते हैं पाइपलाइन की, यानी गैस तो मिल गई, गैस का आपने शोधन भी किया, निष्कर्षण भी किया, तो गैस का ट्रांसपोर्टेशन करें। तो गैस के ट्रांसपोर्टेशन की कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर व्यवस्था है वह क्या है, पाइपलाइन। क्योंकि इसको यदि आप टैंकर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लीकेज की संभावना या अन्य प्रकार के हम कह सकते हैं वहाँ पे सुरक्षा के मानक बेहतर नहीं हो पाते हैं, कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए पाइपलाइन की व्यवस्था की जाती है। तो पाइपलाइन में बात किया जाए, वर्तमान में केवल 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से दोनों का होता है, गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और क्रूड ऑयल का भी होता है। तो दोनों का किया जाता है, लेकिन अभी तक कितना किया जाता है, मात्र 40%। बाकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, टैंकर के माध्यम से होता है, चाहे वह रेलवे का माध्यम हो चाहे वह रोड का माध्यम हो। क्योंकि शिप तो मेनलैंड पे चलेगी नहीं। हाँ, सुविधा हो सकती है जब हमारी इनलैंड वाटरवे को हम लोग ज़्यादा इन्हांस कर दें तो, लेकिन अभी तो ट्रांसपोर्टेशन का भारत का जो सबसे प्रमुख माध्यम है वह 3 ही है, या तो रेलवे है या रोड है या एयरवेज है। अभी इनलैंड वाटर का हम लोग एकदम लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पाइपलाइन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो 40% अभी टोटल पेट्रोलियम उत्पाद का परिवहन करती है, शेष अभी किसी अन्य माध्यम से होता है।
कह रहा है जो देश की पहली पाइपलाइन है वह नाहरकटिया से शुरू होती है। नाहरकटिया के बारे में आप लोग देखे थे, अभी कहाँ पर है, असम में है। तो नाहरकटिया के पेट्रोलियम उत्पाद को नूना माटी होते हुए कहाँ भेजा जाता है, बिहार भेजा जाता है, और क्षेत्र का नाम है बरौनी। क्या नाम है, बरौनी। तो ज़्यादातर पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं या नेचुरल गैस को। तो क्रूड ऑयल चूंकि होता क्या है कि उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी होती है, तो यदि आप ट्रांसपोर्ट किसी अन्य माध्यम से करते हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से कर देते हैं। तो बरौनी में रिफाइनरी है, तो वहाँ पर इस कच्चे तेल का शोधन किया जाता है, और ये तेल आता कहाँ से है, तो नूना माटी, और कहाँ पर है, असम में। असम से मंगाया जाता है कहाँ पर, बिहार में। किसके माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से। और यह भारत की सबसे पहली पाइपलाइन है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखिएगा, नाहरकटिया से बरौनी तक है, लेकिन बीच में कौन आएगा, नूना माटी आएगा। तो चाहे नाहरकटिया बरौनी कहिए, चाहे नूना माटी बरौनी करिए, आंसर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कैसा विकल्प हो तो आपको प्रश्न में ही देखने को मिलेगा। अगला है पाइपलाइन हजीरा। हजीरा कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ से प्रारंभ होती है, फिर विजयपुर जाती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आगे बढ़ती है, जगदीशपुर जाती है यूपी में। तो यह दूसरी प्रमुख पाइपलाइन है और देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। देश की अगर सबसे बड़ी पाइपलाइन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हजीरा से शुरू होती है और कहाँ जाती है, जगदीशपुर यूपी में जाती है, जिसकी टोटल लेंथ अगर बात करें तो है 4222 किलोमीटर। कितना है, 4222 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है इस पाइपलाइन की। ध्यान रखिएगा, यह भारत तथा विश्व की सबसे बड़ी पाइप लाइन है। लेकिन किस चीज़ की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है। तो चाहे गैस पाइपलाइन हो या नेचुरल, हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल की पाइपलाइन हो, सब महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि पाइपलाइन पहली कौन सी है और सबसे लंबी कौन सी है। ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एटलस का आप लोग सहारा ले सकते हैं। एटलस में भी इससे संबंधित कुछ पाइपलाइन का वहाँ पर इमेज दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार ईंधन खनिज से संबंधित हमने 3 पार्ट कवर किया है, जिसमें सबसे पहले ईंधन खनिज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक होता है कोयला, एक होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के भी 2 पार्ट हैं, एक है क्रूड ऑयल और एक है नेचुरल गैस। तीसरा जो ईंधन से संबंधित खनिज है उसको हम लोग कह सकते हैं आणविक। लेकिन आणविक एक अलग खनिज के रूप में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि हम शुरू में ही जब खनिज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने 5 पार्ट बताया था। एक था धात्विक, एक था अधात्विक, एक था ईंधन, एक था माइक्रो मिनरल्स, और एक टॉपिक आपका था आणविक। तो हम लोगों ने धात्विक को पढ़ लिया, अधात्विक को पढ़ लिया, फिर हमने ईंधन से संबंधित मिनरल्स को पढ़ लिया, और अब हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे आणविक ईंधन से संबंधित जो भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।